नमस्कार। अनुभव ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं महेश कुमार प्रजापत। और आज हम बात करेंगे RSCIT पेपर जो 19 जनवरी 2020 को हुआ था उसके बारे में। तो इसके लिए हम इसका जो पहला भाग है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने 17 प्रश्न लिए हैं ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे और इसकी हम विस्तृत व्याख्या भी कर सकें। तो मित्रों, शुरू करने से पहले एक निवेदन भी है मेरा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं आज का पेपर। हमारा पहला प्रश्न है, नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, वो कौन सा पोर्टल है? तो ऑप्शन है हमारे लिए इसके लिए NVSP, RSRTC, NSDL या UIDAI। तो उत्तर है हमारा NVSP। तो साथियों, NVSP क्या है? वो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है जिस पर आप स्वयं लॉगिन करके अपने मतदाता पहचान पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अगर किसी बच्चे का 18 साल पूरे हो गए हैं तो वो भी इस पर स्वयं ही अपना मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। बाकी RSRTC जो वेबसाइट है वो तो टूरिस्ट वेबसाइट है, और NSDL है जिस पर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और UIDAI जो वेबसाइट है ये आधार से संबंधित है जिस पर आप अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के लिए nvsp.in। अगर आपको अपना राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल खोलना होगा तो आपको इस वेबसाइट को आपके वेब ब्राउज़र में टाइप करना होगा और टाइप करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है हमारे पास नेट बैंकिंग का उपयोग करके, आयकर विभाग में जाकर, पासवर्ड सेवाओं पर जाकर, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है हमारा नेट बैंकिंग का उपयोग करके। नेट बैंकिंग एक ऐसी सेवा होती है जो बैंक द्वारा आपको प्रदान की जाती है, जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं, जिसमें आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जाकर के अपना लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद उसमें आप पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और आप ATM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चेक बुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने आधार को भी इसमें डायरेक्ट ही लिंक कर सकते हैं। अर्थात आपको अधिकांश कार्यों के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, स्वयं अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर पर ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई-मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो ऑप्शन है हमारे पास बिजली पानी बिल भुगतान, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, या आप ई-मित्र का उपयोग करके उपरोक्त सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ई-मित्रा एक ऐसा सेवा पोर्टल है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया है, और आप अपना काफ़ी कार्य जो है वो ई-मित्रा से कर सकते हैं। आपको बिजली या पानी बिल भरने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने की ज़रूरत भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, बोनाफाइड या आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए भी आप ई-मित्रा से ही आवेदन करते हैं, और वो ई-मित्र जो वेबसाइट है आप स्वयं भी अपने SSO ID में ई-मित्रा खोल करके ये सारे कार्य कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, पीपल डॉक्यूमेंट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। तो उत्तर है हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको जरा हम थोड़ा ध्यान जानते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि EPDS, अगर हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें क्या होता है कि प्रदेश में हर परिवार को उसके हक का राशन मिले और पूरा मिले, इसके लिए सरकार ने बायोमेट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्ति मशीन पर अंगूठा या अंगुली लगाकर राशन प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, राशन की दुकानों पर एक पॉज मशीन होती है। इस पॉज मशीन पर राशन कार्ड धारक अपना राशन लेने के लिए अपना अंगूठा या अंगुली लगाता है और उसके द्वारा वो अपना राशन उठा सकता है। ये जो पॉज मशीन है, इसका पूरा नाम है पॉइंट ऑफ सेल। कई बार RSCIT में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है कि पॉज मशीन का पूरा नाम क्या है, तो वो है पॉइंट ऑफ सेल। और EPDS तो पूछा ही जा चुका है। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न है राजधरा, राजमेघ और राज ई वोल्ट। तो इसका संबंध किन किन से है, किन ऑप्शन से होगा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C, D, जिसमें हम मिलान करते हैं तो उत्तर मिलता है हमारा A से Q, 2 से P और 3 से R। A से Q अर्थात जो पहला है राजधरा, वो एक राजस्थान का GSSS DSS सिस्टम है, जिसमें गूगल मैप की तरह हम उसका यूज़ करते हैं। गूगल मैप की तरह ही एक ऐप है। और राजमेघ जो है, जरा हम इसको देखते हैं विस्तारपूर्वक। राजधरा में इस प्रकार का ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, राजधरा सिटीजन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप देखें इसमें काफ़ी सेवाएं हैं। आप अपना साइन इन करने के बाद इसमें सर्च नियर बाई है, इवेंट प्लानर है, एयर क्वालिटी यानी कि वायु की शुद्धता कितनी है वो भी आप देख सकते हैं, वेदर है, मेजरमेंट है, ऑफलाइन मैप व्यूइंग है, GIS एप्लीकेशंस लिंक है, वगैरह वगैरह देख सकते हैं। और ख़ास इसमें जो सबसे बड़ी बात वो है ऑफलाइन मैप व्यूइंग। गूगल मैप पर तो आप ऑनलाइन मैप ही देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि कई बार किसी ऐसे गांव में जाना पड़ता हो जहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो आप पहले से उसका मैप डाउनलोड करके रख सकते हैं इसमें, और आप वहां पर ऑफलाइन उसका मैप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर है, और ये राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। और ये ऑप्शन मिलता है आपको आपके SSOID में, और आप डायरेक्टली भी अपने मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 1 GB स्पेस मिलेगा, जिसमें आप अपने वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, सब आप इस पर अपलोड करके रख सकते हैं। और ये डिजिटली वेरीफाइड होते हैं, जिसको आप E-साइन करके भी काम में ले सकते हैं। और इसकी हार्ड कॉपी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सॉफ्ट कॉपी ही आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो भी वैलिड होती है इसमें। अगला है राज ई वोल्ट, जो हमने जैसे कि आपको बताया था, ये इसका डैशबोर्ड है। जैसे कि देखिए मैंने अपना राज ई वोल्ट का एक बना रखा है अकाउंट, और इसमें अपने डॉक्यूमेंट में देखिए 10 डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड भी कर रखे हैं इसमें, जो कि वेरीफाइड होते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है MOOC का एक उदाहरण है एडक्स, ट्विटर, फेसबुक या दोनों विकल्प A, B एंड C। तो उत्तर है हमारा इसमें एडक्स। जैसा कि आप जानते हैं, ट्विटर और फेसबुक ये तो सोशल साइट्स के ही उदाहरण हैं। एडक्स जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एडक्स एक MOOC का उदाहरण है। अब ये MOOC है क्या, हम देखते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसके बारे में प्रश्न RSCT ने पूछे हैं कि MOOC का पूरा नाम क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज उपलब्ध होते हैं जो आप घर बैठे भी अध्ययन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कुंजी दबाएं। कंट्रोल, ऑल्ट, C या एंटर। तो उत्तर है हमारा एंटर। जब हम वर्ड में टाइप करते हैं तो टाइप करते वक्त जब भी हम नए पैराग्राफ पर हमें जाना होता है, तब हम कीबोर्ड से एंटर की दबाते हैं। ये एंटर की आपने देखा होगा जस्ट शिफ्ट के ऊपर की तरफ होती है, और आप इसको यूज़ करके नए पैराग्राफ को ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक और MS एक्सेस।
तो उत्तर है हमारा MS आउटलुक। देखिए MS वर्ड जो है वो तो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप अपने लेटर टाइप कर सकते हैं और मेल मर्ज भी भेज सकते हैं, और इसके अलावा टेबल्स वगैरह बनाना वगैरह, ब्रोचर्स वगैरह बना सकते हैं। और MS एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं, जिसमें आप सूचियाँ बना सकते हैं और छोटा मोटा डेटाबेस भी काम में ले सकते हैं। फार्मूले वगैरह लगाना, फंक्शन वगैरह यूज़ करना, ये सब MS एक्सेल में आप काम में ले सकते हैं। और MS एक्सेस जो होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप बड़े बड़े डेटाबेस बना सकते हैं, जबकि MS आउटलुक जो है वो एक पर्सनल एक एप्लीकेशंस होता है जो कि एक निजी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। ये इसके कई वर्जन्स हैं, 2003 है, 2007 है, 2010 है और 2013, 2016 भी आ चुका है। और इसका उपयोग आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं और मेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पर भी ही उसका एक मेल बॉक्स बन जाएगा, इनबॉक्स और आउटबॉक्स बने रहेंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और कैलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें आप। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पॉइंटिंग उपकरण के उदाहरण हैं, सही उदाहरण हैं? तो ऑप्शन है ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस, मदरबोर्ड और प्रोसेसर, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर, हार्ड डिस्क, ड्राइव और पेन ड्राइव। तो उत्तर है हमारा इसमें ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस। देखिए ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस तो पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं, और मदरबोर्ड और प्रोसेसर होते हैं वो CPU के अंदर लगे रहते हैं। जो कैबिनेट होता है उसके अंदर मदरबोर्ड होता है और उसके ऊपर प्रोसेसर लगा रहता है। और जो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन और स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए ज़रा, मॉनिटर के द्वारा आप हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं, और प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। हार्ड कॉपी अर्थात पेपर पर प्रिंट लेना, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। हेडफोन जिसके द्वारा आप आवाज़ का आउटपुट लेते हैं, प्राप्त करते हैं। स्पीकर से भी आप आवाज़ सुनते हैं जो कंप्यूटर के अंदर की होती है। तो ये आउटपुट उपकरण हैं सारे। और हार्ड डिस्क, ड्राइव और पेन ड्राइव ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें आप डेटा को सेव करके रखते हैं, जबकि ट्रैक बॉल, टच पैड और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस हैं। अब इनको विस्तार से थोड़ा जानते हैं ये कैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये ट्रैक बॉल इस प्रकार से आप देख सकते हैं, माउस की तरह होती है जिसके ऊपर बॉल लगी रहती है, और बॉल घुमा करके आप सीधा वो पॉइंट या माउस को आप कंट्रोल कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं ये टच पैड जो है, आपने देखा होगा लैपटॉप के अंदर जहां हम अपनी अंगुली घुमा करके माउस को कंट्रोल करते हैं, तो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है टच पैड। और एक है ये देखिए आप माउस आपने देखा, जैसे कि सभी जानते ही है माउस, जिसको हम डायरेक्टली CPU से जोड़ करके घुमा कर काम में ले सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है कौन सा? वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल या अपडेट और सिक्योरिटी? तो उत्तर है हमारा वायरस एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ये कोई कीड़े नहीं होते हैं, जबकि एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि स्वचालित रूप से आपके कंप्यूटर में चलते हैं और आपके प्रोग्राम को ख़राब कर देते हैं और उसमें फेरबदल कर देते हैं, जिससे आपका डेटा ख़राब हो सकता है। या स्पाईवेयर्स वगैरह जो होते हैं जो आपके कंप्यूटर की जासूसी भी करते हैं और आपके कंप्यूटर का डेटा भी चुरा लेते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं लोग। तो वायरस एक तरह से प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होते हैं, और इससे बचने के लिए हम कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं जो कि वायरस को कंप्यूटर में नुकसान करने से रोकता है और उसे ख़त्म कर देता है। वायरस का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो कि इंफॉर्मेशन को अंदर ही लॉक कर देता है, उसे ख़राब कर देता है। धन्यवाद, आपने हमारे इन प्रश्नों को देखा, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें, और आगे भी हम जो RSCIT के पुराने पेपर्स हैं उनके वीडियोस बनाएंगे, वो भी आप तक पहुंच सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।